ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। हर साल पूरी दुनिया में 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वन्य जीवों के महत्व को पहचानना है, विश्व के जीव जंतुओं और वनस्पतियों तथा उनके अस्तित्व की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता को भी बढ़ाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे हमारे मेहमान से, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर दामोदर AT IFS, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड डायरेक्टर देवांग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफिस ऑफ PCCF एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। जानना चाहते कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 2013 में जो यूनाइटेड नेशंस का 68 जनरल मीटिंग हुआ था, उसमें ये तय किया गया था कि उस टाइम में काफ़ी वाइल्ड लाइफ का रिलेटेड ऑफेंसेस वर्ल्ड वाइड हो रहा था और काफ़ी इलीगल वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स ट्रेडिंग कर रहे थे। उसको वर्ल्ड लेवल में एक मास अवेयरनेस क्रिएट करने का जरूरत था उस टाइम में। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि एक ग्लोबल डे वाइल्ड लाइफ के लिए डिक्लेयर करेंगे। इसी के हिसाब से वो 3 मार्च को हर साल में एनुअल इवेंट के तौर पे एक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट करते आ रहे। 3 मार्च इसलिए सेलेक्ट किया गया कि एक यूनिक डेवलपमेंट हुआ था वाइल्ड लाइफ के बारे में 1973 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया, साइटिस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। वो एक महत्वपूर्ण निर्णय था क्योंकि पहले ये हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ और उसका ट्रेड में कोई रुकावट नहीं था। जैसे नॉर्मल ट्रेड होता है उसमें वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स और वाइल्ड लाइफ का भी इंक्लूड करके ट्रेडिंग होता था देशों के बीच में, देश के अंदर भी होता था और एक दूसरा देश में भी वो काफी मात्रा में ट्रेडिंग होता था। उसके कारण से दुनिया भर का वाइल्ड लाइफ और जो उसका एसोसिएटेड फ्लोरा है, वाइल्ड फ्लोरा है, वो क्षीणित होते जा रहे थे। इसलिए एक बड़ा कन्वेंशन के तौर पे देशों के बीच में सिग्नेटरी बना दिया वो साइटिस। उस दिन को, वो 3 मार्च 1973 को हुआ था, वो 3 मार्च को इसलिए सेलेक्ट किया कि वो सारे लोग उसको याद रखेंगे और पूरा दुनिया में एक मास अवेयरनेस क्रिएट कर दिया जाएगा। और हर साल एक एक थीम के साथ में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे माना जाता है। तो इस बार का थीम ऐसा है कि कनेक्टिंग पीपल विथ प्लैनेट। इसके तौर पे मतलब यूज ऑफ डिजिटल इनोवेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसी सिलसिले में पूरा दुनिया में इस बार का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक जो है सेलिब्रेट करने का तय किया गया है। इस दिन क्या क्या एक्टिविटीज किए जाते हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाते हैं? ऐसा है कि हमारा देश में जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पे हम 1951 से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आने से पहले, उसमें हम विस्तार से काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। पूरा देश भर एक हफ्ते का ये होता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन से शुरू होकर और 8 अक्टूबर तक चलता है। विशेष रूप से बच्चों को इन्वॉल्व करके काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर गाँव में कम्युनिटी का जो इन्वॉल्व करके अवेयरनेस करना, वो सब एक्टिविटीज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में 1 डे का सेलिब्रेशन है, सेमिनार्स और जो अवेयरनेस कैंप और जो कम्युनिटी का इंटरेक्शंस वो सब करते हैं। हमारा जो प्रोटेक्टेड एरियाज है अरुणाचल प्रदेश में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 2 नेशनल पार्क है, उसमें से 3 टाइगर रिजर्व भी है। वो सब जगह में हमारा जो फील्ड स्टाफ वहाँ मौजूद है, वो लोगों के साथ में, चिल्ड्रंस जो हमारा स्कूल बच्चे के साथ में मिलके काफी अवेयरनेस करते हैं और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी भी देते हैं और उसको कैसे बचाना है और उसका जरूरत क्या है और आगे हम कैसे उसके साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जानवर भी बचना है और हमारा जीवन भी आगे बढ़ते रहना है। साथ में मिलकर रहने का कैसे कोशिश करना है और साथ में वो संभावना कैसे हो सकता है, वो सब उनको सिखाने का कोशिश करते हैं और ऐसा एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। ये बात कहाँ तक सच है कि जब हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं तो लोगों के दिमाग में, जहन में जो है सिर्फ फौना के बारे में याद है, जबकि वाइल्ड लाइफ कहते हैं तो फौना एंड फ्लोरा दोनों ही इंक्लूड है। जैसे कि वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग, आपने सही कहा कि इंक्लूडिंग वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना,
जैसे कि बड़ा ट्री को हम ज्यादा मानते नहीं है, जब वाइल्डरनेस आता है कि जब एनिमल्स को सेपरेट नहीं कर सकता है, बिना प्लांट्स के साथ में, बिना पौधे जो श्रब्स हर्ब उसके साथ में जुड़ के रहता है वाइल्ड लाइफ, जो जानवर, बड़े जानवर। और वाइल्ड लाइफ का मतलब दोनों है, वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड फ्लोरा। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें भी जैसे कि शेड्यूल्ड एनिमल है, ऐसे कुछ शेड्यूल्ड प्लांट्स का भी लिस्ट किया गया है। एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल जैसे है वैसे हमारा प्लांट्स को भी लिस्ट किया गया है। जनरल मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ मतलब सिर्फ एनिमल है, हम ज्यादा इंपॉर्टेंस एनिमल्स को ही देते हैं क्योंकि एनिमल्स मूव होते रहते हैं। प्लांट्स को बचाना कंपैरेटिवली इजी है एनिमल्स से ज्यादा, क्योंकि प्लांट्स जो फॉरेस्ट में रहते हो तो वो एक इकोसिस्टम में बना के रखता है, और एनिमल्स को लोग ज्यादा उसको हंटिंग और जो उसका काफी दूसरा इसके लिए उसका किल करना वो सब करते रहते हैं। इसलिए लोग अभी भी समझ रहे हैं कि वो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स वाइल्ड प्लांट्स आल्सो, बट मोर और लेस इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस वाइल्ड एनिमल्स को ही जाता है। अरुणाचल प्रदेश बहुत ही रिच है वाइल्ड लाइफ में, इसमें क्या कहेंगे आप? अभी लगभग पूरा इंडिया का जो फ्लोरल रिचनेस है उसमें करीब करीब 30% ऑफ द स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश पूरा देश में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द फॉरेस्ट कवर है। उसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल का जो नॉर्थ ईस्टर्न में जितना स्टेट है उससे सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में है। और प्लांट्स डाइवर्सिटी भी हमारा 20-25% जैसे प्लांट पौधा भी है। उसके अलावा ज्यादा विशेषता यह है कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उसमें 4 बिग कैट एक ही स्टेट में पाया जाता है। अभी पूरा दुनिया में ही मैं कह सकता हूँ कि एक ही स्टेट में 4 बिग कैट, वो हमारा टाइगर है, क्लाउडेड लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड है और स्नो लेपर्ड है। ये चारों एक ही राज्य में पाया जाता है, वो हमारे लिए एक अहम बात है। उसके अलावा काफी बड़ा एनिमल हाथी, टाइगर जैसे के साथ साथ में हर एक छोटा मतलब बटरफ्लाई, चिड़िया, वो सब का काफी मात्रा में हमारा डाइवर्सिटी है। और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है हमारा, जो राइन फॉरेस्ट है, वो तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और अरुणाचल एक ही स्टेट ऐसा है कि हमारा 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, और मतलब अराउंड 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में। इंडिया का जो 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एक वेस्टर्न घाट आता है और 2 ईस्टर्न साइड में आते हैं, वो दोनों अरुणाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। ईस्टर्न हिमालयस और इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दोनों आता है। इसका मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री एंड एट द ग्लोबल लेवल, जो दुनिया का स्तर पे भी अरुणाचल सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्योंकि इसमें ये इसलिए संरक्षण हुआ कि यहाँ लोग मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ जनसंख्या है, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है, और वाइल्डरनेस को बहुत सदियों से यहाँ के लोग उसके साथ जीते आ रहे हैं, इसलिए उसका साथ में प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। और कुछ रीजन ऐसा भी था कि बहुत सारे जगह इनएक्सेसिबल भी है, 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर पैदल जाके भी पहुंचना पड़ता था पहले से, इसलिए लोगों को भी उसका जरूरत है। लोग जंगल के साथ में, जानवर के साथ में जीते आ रहे हैं, इसलिए इतना जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस को बचाते आ रहे हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। जी से बावजूद इसके कुछ कुछ वनस्पति हैं, कुछ कुछ जीव जंतु हैं जो विलुप्त होने के कगार पर भी हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ चीजें ऐसा होता है कि नेचुरली एक्सटिंक्ट होता है, कुछ वो नेचर का ऐसा ही है। डायनासोर का भी पहले लीजिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर जैसे जानवर होते थे, उसका एविडेंस भी है। वो नेचुरल तौर पे एक्सटिंक्ट होते रहता है, उसमें ज्यादा ये नहीं कर सकते। और एक मेजर रीजन है कि क्लाइमेट चेंज होते रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होता रहता है, तो कुछ जानवर है, कुछ छोटा जानवर उसका अडॉप्ट नहीं कर पाता है, उसका पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम होते जाता है, वो भी एक रीजन होता है। उसके अलावा ह्यूमन मेड जो रीजंस होता है, बड़ा डैम कंस्ट्रक्शन या रोड नेटवर्क और डिफॉरेस्टेशन, ये सब करते रहता है, इसलिए होता है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत सारा फौना एक्सटिंक्ट है, ऐसा कोई क्रिटिकली एंडेंजर्ड जैसे नहीं है। एक ही बर्ड था हमारा बुगुन लियोसिचला, वो सिर्फ दुनिया में एक ही जगह में पाया जाता है, वो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसका भी अभी हमने काफी अच्छा तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका भी नंबर बढ़ रहा है। अभी करीब बहुत सिंगल डिजिट में होता था पहले, भी उसका नंबर भी 100 के करीब आया है करके फील्ड स्टाफ से ये मिलता है इन्फॉर्मेशन। वो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड है, उसका दुनिया भर का लोग आते हैं उसको देखने के लिए, बुगुन लियोसिचला। उसके ही नाम पे बुगुन कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व भी बना दिया, वो लोग अपने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और बाकी तो इतना तेजी से तो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहे, ऑब्वियसली तो कम तो हो रहे, थोड़ा बहुत वाइल्ड लाइफ का जो लोग हंटिंग के तौर पे उसको मतलब मारते थे, इसलिए
इसलिए थोड़ा बहुत तो कम होते जा रहे, लेकिन उसका समाधान भी मिल चुका है हमें। आपने सुना होगा एयरगन सरेंडर अभियान लास्ट 3 साल से अरुणाचल प्रदेश में और दुनिया में, पूरा दुनिया में ग्लोबल एक प्रोग्राम बन गया एयरगन सरेंडर अभियान। उसका हमारा जो माननीय मंत्री जी थे मामा नातुंग सर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में काफ़ी मतलब लोगों को अवेयरनेस कर दिया गया कि लोग अपना स्वयं प्रेरित से एयरगन को सरेंडर कर दिया। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि वो हमारा चिड़िया बच गए या जानवर बच गए, इसीलिए वो नंबर्स ऑटोमेटिकली अभी बढ़ रहे हैं। लोग काफ़ी अपने से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये सब प्रोग्राम पे तौर पे, अपना भी भूमिका निभा रहे हैं अरुणाचल के लोग। और मेरा एक अहम बात है कि लास्ट ईयर 2023 नवंबर 13 को मलेशिया में एक वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें हमारा जो एयरगन सरेंडर अभियान को रिकॉग्नाइज किया था और मैं खुद प्रेजेंट वहाँ पे हमारा जो सक्सेस स्टोरी था उसको प्रेजेंट किया था। काफ़ी दुनिया के लोग, दुनिया के स्तर पे लोग काफ़ी अप्रिशिएट किया थे हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेके और DDBR को और काफ़ी हमारा अरुणाचल बायोडाइवर्सिटी को लेके। आकाशवाणी परिवार भी आपको बधाई देते हैं इस अचीवमेंट के लिए। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व हमारा एक इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है। वो यूनेस्को को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। उसमें ऐसा है कि जब भी हम एक प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करते हैं, जब कोई भी दुनिया में प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जो जानवर को संरक्षित स्थल माना जाता है, उसके साथ साथ में लोग भी रहते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते थे कि जानवर को ही बचाना है और लोगों को इंक्लूड, या जो टेरिटोरियल लोग रहते हैं इसमें लोगों को भी इंक्लूड करके मैन एंड बायोस्फीयर, मैन लोगों के साथ में और जानवर भी बचाना है, वही एक कॉन्सेप्ट में ये हमारा दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व 2 प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड करता है। एक तो मौलिंग नेशनल पार्क है और एक दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों का पोर्शन है और काफ़ी मतलब उसका आसपास वाला गांव को लिया गया है उसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और यूनेस्को से जो फंडिंग सपोर्ट मिलता है उस सपोर्ट से लोगों का लाइवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज़ करता है। हम अभी लास्ट 2-3 साल से उनको जो फाइनेंशियल एड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दे रहे हैं, जो कीवी गार्डन बनाने के लिए, अपना लार्ज कार्डमम ग्रोथ करने के लिए, और भी मतलब एजुकेशन, लोग वहाँ स्कूल को जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है गाँव में, वो सब देख करके लोगों को नेचर के साथ में जुड़ के कैसे जीना है वो जीते आ रहे हैं, उसको और सपोर्ट करके उसी में यूनेस्को का नेटवर्क में, बायोस्फीयर रिजर्व का नेटवर्क में ये रहे। इससे टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलता है। तो आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि हम लोगों को इमीडिएटली पूछते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ, लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करो पूछने से उससे क्या फ़ायदा है, हमें पूछते हैं जंगल बचाने से क्या फ़ायदा है। डायरेक्ट बेनिफिट तो हमें अपने से जो मिलना है मिलते रहता है, लेकिन अभी वाइल्डरनेस जगह कम होते जा रहा है। एक्सक्लूसिव जो फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया बहुत कम होते जा रहा है, लेकिन अरुणाचल में एक ट्रेजर जैसे अभी बहुत बचा के रखा है हमने। इंडिया का ही लोग नहीं है, दुनिया के लोग ऐसे जगह देखना चाहते थे। अभी टूरिज्म जो जनरल टूरिज्म होता था, कमर्शियल टूरिज्म पहले, वैसे नहीं चल रहा है अभी पूरा मतलब इकोलॉजिकल बेस्ड डेस्टिनेशन टूरिज्म। काफी दुनिया के लोग अरुणाचल जैसे जगह को देखना चाहते हैं। हमारा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, इको टूरिज्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अभी रोड नेटवर्क काफी डेवलप हो गया। एक बार हमने धीरे धीरे ये होम स्टे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे रुकने का लोगों का, दुनिया का लोग यहाँ आते रहेंगे और अरुणाचल का पूरा इकोनॉमी बदल सकता है। अभी ऑलरेडी शुरू हो गया हमारा। एक एग्जांपल मैंने बताया कि बुगुन लियो कंजर्वेशन का एफर्ट्स को बुगुन कम्युनिटी अपने से वो इको टूरिज्म हट्स बना दिया, वो रुकवाने का सब चीजें बना दिया और साल भर वहाँ पे हमेशा वो अकोमोडेशन भरती रहता है और पूरा जो फॉरेन टूरिस्ट ही ज्यादा होता है उसमें। ये टूरिस्ट आने से पूरा लोकल इकोनॉमी उसमें बन जाता है, काफ़ी लोग उसमें काम मिल जाता है। लोकल का जो दुकान है वो चलते रहता है, लोकल का जो गाड़ी हायर करना है वहाँ पे, पूरा लोकल इकोनॉमी एक उसमें होलिस्टिकली डेवलप हो जाता है। काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अरुणाचल में यही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकते हम। पूरा फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कुर्बानी करके इंडस्ट्री को लाके यहाँ डेवलप नहीं कर सकते। काफ़ी फ्रजाइल है, ऐसा कर भी नहीं सकता है नेचुरली, क्योंकि जहाँ भी हम खोदते हैं कि वो सॉइल इतना सॉफ्ट है, काफ़ी लैंडस्लाइड हो जाते हैं,
सॉइल इतना सपोर्ट नहीं करेंगे हमें। इसको बचाते बचाते है कैसे हमारा इकोनॉमी डेवलप करेंगे, यहाँ का लोगों को कैसे रोजगार दे पाएंगे, ये वाला एक चीज़ें बड़ी सहायता करेगी हमें इको टूरिज्म बेस्ड। वो भी हमारा जो प्रोटेक्टेड एरिया बेस्ड है कि पाके टाइगर रिजर्व है, नमदफा है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मौलिंग नेशनल पार्क, वो एक डेस्टिनेशन टूरिज्म बन जाता है। वहाँ का सराउंडिंग जितना भी लोग हैं उनको काफ़ी अच्छे से लाइवलीहुड जनरेशन मौका मिल जाएगा। आगे अरुणाचल के लिए ये बड़ी मात्रा में इकोनॉमी डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे। तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि टू मच फ्लो ऑफ टूरिस्ट की इस बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे? इको टूरिज्म में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कैरिंग कैपेसिटी। वो जब भी जो प्रोटेक्टेड एरिया में लोगों को टूरिज्म में लाते हैं उसमें कैरिंग कैपेसिटी एनालिसिस करते हैं, ताकि हमारा जो लोगों को मतलब जानवर या पौधे को दिखाने ले जाते हैं, इसके वजह से जानवर को और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचना है। वो एक साइंटिफिक फार्मूला है, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसका साइंटिफिक एजेंसी को डाल के उसका बेसिस में ही नंबर ऑफ व्हीकल्स अलो करते हैं। अरुणाचल का कोई भी एरिया में अभी इतना तक तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है। अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, कैरिंग कैपेसिटी का रूल के हिसाब से ही चलेंगे। इंटरेस्टेड टारगेट ग्रुप ही आएंगे, लोग वहां जाके रहेंगे। एक दिन जाके देख के आने का ये चीज नहीं है, वो 2-3 दिन रहने वाले लोग आएंगे। लोकल कोई होम स्टे में रहेंगे, लोकल के साथ मिले जुलेंगे, वो वाला इंटरेस्टेड लोग ही आएंगे। और उसके साथ साथ हम कैरिंग कैपेसिटी रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल कुछ थीम के साथ मनाते हैं, और आपने तो पहले बता दिया था कि इस वर्ष का जो थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जब डिजिटल इनोवेशन की बात करती है तो क्या क्या भूमिका हो सकती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए? डिजिटल माध्यम तो अभी तो काफ़ी यूज़ हो रहा है। एक तो बहुत बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, और हमारा ना लोग ऐसा पूछते हैं कि हमारा अरुणाचल में घन जंगल है, मतलब थिक रेन फॉरेस्ट है, लोग जाते ही वहाँ जानवर नहीं दिखाई देगा। हमारा बहुत बड़ा बड़ा जानवर भी है, हाथी है, टाइगर है, हिरन है, सब कुछ है, चिड़िया है तरह तरह का, और हॉर्नबिल्स है, जाते ही नहीं दिखेगी। और पहले तो बिलीव नहीं करते थे लोग, हमारे पास सब कुछ है जंगल में, लोग जाते हैं देखते, जे देख के 1-2 किलोमीटर जाते हैं तो कुछ नहीं दिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल के बड़ा बड़ा ऑफिसर भी, बड़ा लोग भी ऐसे बोलते थे। लेकिन अभी डिजिटल का माध्यम से हमें ये दिखा सकते हैं उनको। हमारा डिजिटल, पहले तो कैमरा ट्रैपिंग था, डिजिटल कैमरा ट्रैपिंग को यूज करके जो भी एनिमल्स वहां रहता है वो कैमरा ट्रैपिंग के माध्यम से उसको फोटो लिया जाता है। वो फोटो हमने डॉक्यूमेंट्री के टाइप बना सकते हैं, और ट्विटर या सोशल मीडिया यूज करके लोगों को ये जानवर है, बहुत रेयर ऑफ रेयर, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जैसे जानवर है, वो भी यहाँ रहता है करके हम उसको डिजिटल फोटो या वीडियोग्राफ उसमें ले सकते हैं। नमदफा में और जो पाके में ऑलरेडी किया है, बहुत सारा फोटोग्राफ्स मिला है। और हमें यही डिजिटल फोटोग्राफी का माध्यम से अरुणाचल में पहली बार स्नो लेपर्ड का सेंसस हुआ, और हम सबको जानते ही नहीं थे स्नो लेपर्ड इतना मात्रा में है। हो सकता है हैबिटेट तो पक्का था, लेकिन फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं था हमारे पास में। लेकिन अभी जो लास्ट 2021 और 22 में और 23 तक तो हमने जो सर्वे किया है, और तवांग और बोमडिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो सेंसस रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है जनवरी में, 29 जनवरी को मिनिस्ट्री में, उसमें 36 स्नो लेपर्ड्स है। वो हमें दुनिया में एक रिकॉग्निशन दिलाया। वो भी हम इको टूरिज्म के साथ लिंक कर सकते हैं कि उसको देखने के लिए भी लोग आएंगे। इसी तरह बहुत सारे डिजिटल इनोवेशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको हम यूज करके प्रोटेक्ट करने के लिए भी पोचर से जैसे अन्य जानवर को बचाएंगे, वो वाला इनोवेशंस भी यूज कर सकते हैं। और लोगों को अवेयरनेस कैसे क्रिएट करेंगे, वो भी बड़ी मात्रा में हम डिजिटल को इनोवेशन करेंगे। बाकी तो ड्रोन का जो यूटिलिटी है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? ड्रोन का भी एक बहुत एडवांटेज रहेगा हमें, जो सर्वेलेंस और पेट्रोलिंग करने के लिए, और हमारा जानवर का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। खासतौर पर एलिफेंट जो हाथी है हमारे लिए सबसे बड़ा अहम भी है, और तकलीफ भी ज़्यादा देता है, लोगों का खेती मतलब खराब कर देता है, और ह्यूमन डेथ भी काफ़ी होता है उसमें, ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में। उसमें हम हाथी को जो एक हर्ड आता है कहीं, उसको मॉनिटर करने नज़दीक नहीं जा सकते, हाथी का अप्रोचिंग डिस्टेंस रख के जाना पड़ेगा। इसलिए वो एक ड्रोन का माध्यम से हम ये कर सकते हैं, और पोचर्स का मूवमेंट ड्रोन से कैप्चर हो सकता है। रात को टॉर्च लेके लोग जो पोचिंग करने जाते हैं उनको भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर हमेशा कम होता है। एक फॉरेस्ट गार्ड 25 to 30 स्क्वायर किलोमीटर गार्ड करता है, उसका ह्यूमनली इम्पॉसिबल एक दिन हर वक्त उसका नजर रखने के लिए, हर जानवर के ऊपर, हर पेड़ के ऊपर नजर रखना इतना ये नहीं है। तो ये भी एक सच है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। जैसे अभी आपने कहा कि एलिफेंट
की बात करें तो इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट और एनिमल्स के साथ भी होते हैं। ये तो काफ़ी सालों से पहले से ही होते आ रहे ह्यूमन मतलब एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हाथी का है। शुरू में क्या था कि हम जानवर का जगह में आया है, जानवर हमारा जगह में नहीं है, हम उनके घर में आए, हम अपना खेती बना दिया है। और कुछ लोग ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट है कि लोग जाके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए हंटिंग तो करते हैं पहले सदियों से। रोड नेटवर्क नहीं था यहाँ पे, लोग जंगल का साधन से ही जीते थे, जंगल से ही खाते थे जो भी मिलता है, उसमें हंटिंग तो कॉमन था। लेकिन अभी तो सिचुएशन सुधरा है, अभी हर जगह में नेटवर्क, रोड नेटवर्क आ गया। और कॉन्फ्लिक्ट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ और अभी जो इसका प्रॉपर्टी डैमेज होता है, उसके लिए हम कॉम्पनसेशन देते हैं। इसी मौके पे मैं एक और खुशखबरी आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो पहले पुराना रेट था जो कॉम्पनसेशन, उसको रिवाइज किया है। अभी जो पहले ह्यूमन डेथ के लिए तो 4 लाख दिया जाते थे, अभी हमारा सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के हिसाब से उसको 10 लाख किया है। और जो क्रॉप डैमेज होता था, क्रॉप का जो हिसाब से जितना अमाउंट बढ़ा दिया। और जो सबसे ज़्यादा डिमांड था लोगों का, जो मिथुन को ज़्यादा वाइल्ड डॉग्स खाते हैं उस मिथुन बच्चा को, और मिथुन को कभी टाइगर भी खा जाता है मार के। उस टाइम में मिथुन का भी सेम था कॉम्पनसेशन और बाकी जानवर का भी सेम कॉम्पनसेशन था, 10,000 पर एनिमल को देते थे। अभी उसको हमने मिथुन के लिए बढ़ाकर 40,000 कर दिया। अभी से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल 1 से लेकर 2024 से लेकर हमारा जो रिवाइज्ड रेट लागू हो जाएगा। मॉडर्निटी टेक्नोलॉजी को हम नकार नहीं सकते, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो किस तरह से ये जो संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहे और हमारा टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़े? इसका सिंपल तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हम बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता है और एक तरफ में सिर्फ कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन करके भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज प्रायोरिटाइज्ड ओवर एवरीथिंग। इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों को सदियों से जो नहीं मिलते आ रहे हैं, उसको तो देना ही है। जो बेसिक था कि हमारा जो रोड नेटवर्क, जो ड्रिंकिंग वाटर, अभी जो गैस पाइपलाइन और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में या मोबाइल नेटवर्क में, वो सब जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट, बाकी दुनिया सबसे आगे पहुंच चुका है। हमारा लोगों को उसको डिप्राइव नहीं कर सकते। ये सब एक तरफ में होते हैं ना, उसमें जो मिनिमम लैंड डैमेज करना है उतना करना है। हमें जितना जरूरत है उतना ही जगह को यूज करना है। डेवलपमेंट को तो हम पूरा रोक नहीं सकते, उसमें जितना कम डेवलपमेंट के साथ हम जी सकते हैं उसको लाइफ अडॉप्ट कर सकते हैं। जानवर को बचाना ही है, और बिना जानवर से या बिना पेड़ पौधों से तो आदमी जिएगा भी नहीं आगे। सदियों से ही हम जानवर के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में जीते आ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज यह है कि हमारा वाटर सिक्योरिटी, प्लांट और ये जो क्या जंगल क्यों चाहिए, पानी ये जंगल से ही आता है। जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल में फॉरेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारा पूरा जो लिविंग इकोसिस्टम पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ में जो हवा हमने क्लीन एयर जो ब्रीथ करते हैं, उसके लिए भी जंगल जरूरी है। और एक एस्थेटिक ब्यूटी भी मिलता है, बाकी बहुत सारा बेनिफिट्स है। और उसके साथ साथ में हमारा डेवलपमेंट भी जानना मतलब करना है, उसमें हम भी आगे बढ़ना है। हमारा बच्चे भी मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट्स मिलना है, मॉडर्न फैसिलिटी मिलना है जो बाहर का लोग एंजॉय करते हैं। दोनों साथ साथ में बहुत बैलेंस तरीके से आगे लेके जाना है। उसको लोग भी उसका इम्पोर्टेंस समझ के काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग जानकार हैं, जागरूक थे, उसके बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश में ऐसे किस्से या कुछ न्यूज़ आ जाते हैं जैसे वाइल्ड एनिमल्स को मारते हैं, या कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। तो इसे रोकने के लिए आपकी विभाग क्या कर रही है? हम तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक अवेयरनेस काम करती है लोगों को ना। मतलब बताते रहने से कुछ लोग 80% लोग सुनते हैं, बाकी जो 20% लोग या 15% लोग होते हैं ऐसे कि थोड़ा देखेंगे, कुछ दूसरा लोग करने से करेंगे लेकिन जो 5% लोग हैं वो कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो जो भी बता देने से भी उनका अपना ट्रेडिशन है, मेरा जो लिए जो जरूरी है मैं हंटिंग करूंगा जो करने देखेंगे, उसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि हमारे लिए जीव जंतु जानवर जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है सबसे इम्पोर्टेंट है, देश के लिए भी और राज्य के
लिए भी जो लोग ये कर रहे हैं हंटिंग और ये कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके हम तो जो लीगल कार्रवाई करना किया है। एक बड़ा केस हमने रोइंग का करीब पकड़े थे, टाइगर पोचिंग का लास्ट ईयर, उसका हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया, एक असम का नेटिव था, एक अरुणाचल प्रदेश का था, उसका भी कार्रवाई हो रहा है। और एक बोमडिला में क्लाउडेड लेपर्ड का सीज किए थे हमने। उसके साथ साथ में अभी जो फेस्टिवल का बात कर रहे थे, अभी हमने जा करके ऐसा लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन जो मीट ट्रांसपोर्ट करते वक्त काफी सीज किया हमने। रिसेंटली भी जो जनवरी फर्स्ट वीक में ईटानगर में भी सीज किया हमने, लेकिन पहले जैसा था उतना मात्रा में नहीं। पहले ऐसा फोटोग्राफ भी देखे थे कि बहुत सारा चिड़िया को मार के लोग ऐसे ओपन मार्केट में बिक्री करते थे, उतना तो नहीं है, काफी कम हुआ है, 90% कम हुआ है। हम पूरा ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि हर चीज 100% जीरो लेवल तक है, लेकिन हमारा कोशिश, हमारा स्टाफ है जो 24/7 डिप्यूटेड है, वो लोग मॉनिटर करते रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया में तो फुल प्रूफ है, और बाकी जगह में तो लोग टेरिटोरियल फॉरेस्ट एरिया में भी लोग अपने से इन्वॉल्व होकर के जंगल जानवर को बचाने में लगे हुए रहते हैं, अपना स्टाफ लोग। सर, इसी से संबंधित मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि नीसी कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पहले हेड गियर जो लगाते थे, वहाँ पे हॉर्नबिल के बीक यूज़ करते थे, आज वुडन बीक यूज़ करते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? उसका शुरुआत तो इसमें पाके टाइगर रिजर्व के हुआ था। हॉर्नबिल को सबसे ज़्यादा किल करते थे उसका बीक को यूज़ करने के लिए। एक सोसाइटी, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, वो लोकल कम्युनिटी का एक सोसाइटी था, उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के उसको अभी वुडन में कन्वर्ट कर दिया। उसी का बहुत फायदा हुआ है। अभी तो आपका पाके का सराउंडिंग्स में, पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा हॉर्नबिल दिखाई देता है। वो एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारा, लोगों का अपना इनिशिएटिव है। लोग अपने से डिसाइड कर लिया कि हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, जो नेचुरल हंटिंग किया वाला बीक को अभी पूरा वुडन ही दिखाई देता है। ट्रेडिशन को बना के रखना है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव वाइल्ड एनिमल्स का आर्टिकल्स बिना यूज करना है। जितना मैंने जो 20% या 5% जो रिलेक्टेंट लोग हैं उसके बारे में बता रहे थे, उनको तो डिटरेंट करेंगे। लोग जो चिड़िया को मारने वाले या जानवर को हंटिंग करने वाले लोगों को बिल्कुल रुकावट डालेंगे, और इसके तरफ से हम पूरा अरुणाचल का जंगल जानवर जीव जंतु को बचाने का कोशिश करते रहेंगे। और लोगों का भी बहुत सारा हमारा साथ मिल रहे हैं, लोग भी काफ़ी भागीदार हो रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है यहाँ। लोगों के वजह से ही ये सब है। स्टाफ तो बहुत कम है हमारा, 200 करीब का फॉरेस्ट स्टाफ से इतना बड़ा एरिया को 65,000 स्क्वायर किलोमीटर को बचा नहीं पाएंगे। लोग अपने से बचाते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ का जानवर है, बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है, और फॉरेस्ट इतना बचा हुआ है यहाँ पे। जैसे आपने लोगों की भागीदारी की बात कही, तो आज हम युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में, हर विकास के लिए जरूरत है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए? अभी जो युवा और जो स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, उनका ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो अपना पूर्वजों लोग थे, वो लोग अब ज़रूरत के लिए जितना चाहिए था उतना हंटिंग या कुछ करते थे, और बचा के हमें जो हैंड ओवर किया है, जो नेक्स्ट जनरेशन, अभी उसको आगे ले जाने का जिम्मेदारी अभी का युवा के इसमें है। और युवा का एक एडवांटेज है कि सब लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं, मोबाइल डिजिटल टेक्नोलॉजी जानते हैं। उसमें लोग ऐसे ही जो एयर गन से जो शूट करते हैं, उसका जगह में अपना कैमरा या मोबाइल कैमरा से शूट करना है, जानवर का फोटो, चिड़िया का फोटो। उससे एक अपना सोशल मीडिया में या अपना दोस्तों के साथ में या अपना दूसरा स्टेट में जो फ्रेंड्स है एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पे शेयर करके उसका एक इम्पोर्टेंस बढ़ते जाएगा। जानवर, हाँ अरुणाचल में ऐसा है, एक तौर पे पब्लिसिटी होते जाएगा। और उसके अलावा जितना भी लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए युवा जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनके लिए हमेशा जो डिपार्टमेंट साथ देंगे, और साथ में मिलकर, युवाओं के साथ में मिलकर हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का एफर्ट्स है वो फ्रूटफुल होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो सर, अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे या क्या संदेश देंगे? मेरा प्यारे अरुणाचल राज्यवासियों, अपने से खुद से आप जानवर को बचाते आ रहे हैं। ये आज का दिन में जहाँ हम लोग देख रहे हैं, जितना चिड़िया, जितना जीव जंतु, जितना जानवर अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूरा आपका है, आपका कंट्रीब्यूशन है। आप इतना दिन तक, इतना सालों तक, सदियों तक जो बचाते आ रहे, आगे का जो अपना नेक्स्ट जनरेशन है, उनके लिए भी उसको एज इट इज हमने हैंड ओवर करने का कोशिश करेंगे, मिलकर डिपार्टमेंट के साथ
साथ। यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आपसे विज्ञापन रहेगा कि हम लोग सब मिलके, कम्युनिटी और डिपार्टमेंट, सरकार और देश, हम सब मिलके अरुणाचल का जीव जंतु को बचाएंगे, वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे और एक सार्थक रूप से इसका जो फायदा पूरा दुनिया को मिलने जैसे काम करेंगे। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसके महत्व से संबंधित इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसे मनाने के महत्व के बारे में ली गई एक भेंट वार्ता, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर दामोदर एटी IFS, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी एंड डायरेक्टर देवांग बायोस्फीयर रिजर्व, ऑफिस ऑफ PCCF एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।